एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि प्रिंसिपल फैंग पर चिल्लाते हुए कह रही होती है कि तुम्हें सभी मैच जीतना ही पड़ेगा। वो कहता है ये तो इम्पॉसिबल है, अगर मैं 2 दिनों तक सभी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने लगा तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा थक जाऊंगा, और भूलिए मत कि मैं कुछ गेम में बहुत ही बुरा भी हूँ। सॉन्ग चिल्लाते हुए कहती है मुझे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये मेरा परेशानी नहीं है। ये को पता चल गया था कि मैं तुम्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी, इसलिए उसने मुझे इस परेशानी भरा सिचुएशन में डाल दी। ये सुनकर फैंग थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि आप मेरे अगेंस्ट प्लॉट कर रही थी, और जब आपका कॉन्स्पिरेसी रिवील हो गया तो आप मुझे ब्लेम कर रही है। आप तो सच में बहुत ही बड़ी बेशर्म निकली। सॉन्ग कहती है तुम्हें जो कहना है वो तुम कह सकते हो, वो मैं ही हूँ जो ये डिसाइड करेगी कि तुम्हें स्कॉलरशिप देना है या नहीं देना है। तुम्हारे पास मेरा हुक्म मानने के सिवाय और कोई चारा है ही नहीं, जाओ जाकर मैच के लिए तैयारी करो। ये सुनकर उसका दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और तभी फैंग का करंट पर्सनैलिटी और स्मार्ट पर्सनैलिटी को दिखाते हैं। स्मार्ट पर्सनैलिटी कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही नाइस हो रहे थे, इसलिए सॉन्ग तुम्हारा फायदा उठा रही थी। करंट का बिल्कुल इनोसेंट और गधा टाइप का पर्सनैलिटी कहता है लेकिन अगर मैंने उसका हेल्प नहीं किया तो उसे रिजाइन करना पड़ेगा, हमें मुसीबत की घड़ी में उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। स्मार्ट पर्सनैलिटी कहता है तो करने दो उसे रिजाइन, जब तक हमें स्कॉलरशिप मिल नहीं जाता है तब तक वो हमें धमकाते ही रहेगी। हमारे पास ये काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है उसे स्कूल से भगाकर पूरा खेल खत्म करने का। इनोसेंट पर्सनैलिटी कहता है कि अगर वो रिजाइन कर देती है तो मुझे स्कॉलरशिप कौन देगा। स्मार्ट पर्सनैलिटी कहता है कि इन सबके पीछे सोचा ये है, उसका प्लान प्रिंसिपल के बिना बहुत ही अच्छा से जाएगा, अब तुम्हारी बारी है। ये बोलकर उसका स्मार्ट पर्सनैलिटी फैंग का जगह ले लेता है और फैंग का पर्सनैलिटी पूरी तरह से बदल जाता है और वो सॉन्ग से कहता है कि अगर मैं आपका हेल्प नहीं करता हूँ तो आपको रिजाइन करना पड़ेगा, लेकिन इसके बजाय भी अच्छे से हेल्प मांगने के बजाय आप मुझे अपना एटीट्यूड दिखा रही है। सॉन्ग कहती है ये डिसाइड मैं करूंगी कि तुम्हें स्कॉलरशिप देना है या नहीं देना है, अगर तुम मेरा बात नहीं मानते हो तो तुम्हारा पूरा साल का मेहनत बर्बाद हो जाएगा। फैंग कहता है हाँ आप बिल्कुल सही बोल रही है, जब मैं यहाँ पर आया था तब शुरुआत में मेरा लाइफ थोड़ा सा मुश्किलों भरा था, लेकिन अब मैं यहाँ पर अपना लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ और इससे मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है कि मुझे स्कॉलरशिप मिले या ना मिले। अगर मैं सोशल से मांगता हूँ तो वो जरूर मुझे $1 मिलियन उधार दे ही देगी, आपके पास कोई रीजन नहीं है मुझे धमकाने का। ये सुनकर सॉन्ग थोड़ी सी डर जाती है और उससे कहती है तुम सिर्फ फेंक रहे हो ना, अगर जो तुम कह रहे हो अगर वो सच होता तो अभी तक तुम उससे हेल्प मांग चुके होते। अगर तुम बेट लगाना भी चाहते हो तो मुझे उसका आउटकम से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, बट मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास हिम्मत है बेट लगाने का। अगर तुम हारते हो तो तुम सब कुछ खो दोगे। इतना बोलकर वो सोचती है कि कितना अजीब बात है, फैंग अचानक इतना ज़्यादा ब्रेव और स्मार्ट कैसे बन गया। फैंग वहाँ से ये बोलते हुए चला जाता है कि अगर आपको मुझसे हेल्प चाहिए तो मुझे सबसे पहले एक रीजन देना पड़ेगा, आपके पास सोचने के लिए 1 वीक का टाइम है, 1 वीक के बाद मुझे अपना जवाब दे दीजिएगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं पर ये देखकर सॉन्ग चिल्लाने लगती है, पगलाने लगती है कि ये सब क्या हो गया, अगर फैंग मेरा हेल्प नहीं करता है तो मैं तो गई, मुझे जल्दी से इसका कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढना ही पड़ेगा। वहीं पर फैंग जाते हुए सोच रहा होता है कि मेरा शोषण करने का उसका यही सजा है, मैं इस 1 वीक का यूज करके खुद को प्रिपेयर कर लेता हूँ। ये सोचकर वो मोया को कॉल करके अपने साथ डेट पर चलने के लिए कहता है। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। इसके बाद कल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग उससे कहता है कि तुम मुझे 5 मिनट से घूरे जा रही हो, घूरने के अलावा कुछ और नहीं करना है क्या। मोया पूछती है तुम्हें हो क्या गया है, तुमने मुझे एक्सपेरिमेंट करने के लिए कैसे पूछ लिया। फैंग कहता है मैं ठीक हूँ, मुझे लगा कि तुम मुझे बैडमिंटन क्लब के बारे में कुछ बताओगे। वो पूछती है तुम्हें अचानक बैडमिंटन क्लब की चिंता क्यों होने लगी है, आखिर तुम्हारा प्लान क्या है। वो कहता है कि लिंग्यू हाल ही में ज्वाइन की है, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर सब कुछ कैसा चल रहा है। तभी मोया ये सब लिखने लगती है। तभी फैंग उसे कहने के लिए कहता है। मोया कहती है वो लोग कभी कभी ही प्रैक्टिस करती है, लिंग्यू ही उनमें से सबसे बेस्ट है और बाकी के लोग लूजर है। फैंग पूछता है तो स्पोर्ट्स मीटिंग का क्या हुआ, प्रिंसिपल चाहती है कि उनके सभी स्टूडेंट्स जीतें। मोया कहते हैं कि लिंग्यू सिंगल प्लेयर वाली जीत जाएगी, बट डबल प्लेयर का कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये सुनकर फैंग सोचता है कि लिंग्यू सिंगल प्लेयर वाली जीत जाएगी और हमारा स्कूल डबल प्लेयर में हार जाएगी, लेकिन फिर भी स्कोर तो खराब ही होगा, मुझे बैडमिंटन मैच को लेकर ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। तभी मोया एक और कॉफी मांगती है और हानियो उसे देने आती है। एक दूसरे को देखकर वो सभी लोग थोड़े से शॉक्ड हो जाते हैं। मोया पूछती है तुम यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करती हो। वो कहती है हाँ मैं वीकेंड में यहाँ पर काम करती हूँ, और उनसे पूछती है क्या तुम लोग डेट कर रहे हो। मोया कहती है क्या तुम्हें ऐसा लगता है। फैंग कहता है कि हम लोग नहीं कर रहे हैं, मोया सिर्फ अपने नोवेल के लिए इंस्पिरेशन ले रही है। हानियो कुछ और पूछती है कि तभी दूसरा कस्टमर उसे बुला लेता है, इसलिए वो जाने लगती है और मोया उसका फोटो लेते हुए कह रही होती है कि इस आउटफिट में वो कितनी अच्छी लग रही है।
इसके बाद वो दोनों अपने घर जाने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें हानियों की आवाज़ सुनाई देती है जो कह रही होती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो। ये सुनकर वो लोग छुपकर उसे देखने लगते हैं, जहाँ पर एक बंदा उसे मोलेस्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। वो बंदा उससे कहता है कि तुम्हें मुझे मना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेरी ही वजह से तुम यहाँ पर काम कर पा रही हो। वो कहती है बट मुझे दूसरा काम पर भी जाना है। ये सुनकर वो भड़कते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपने दूसरे पार्ट टाइम जॉब के बारे में नहीं बताने के लिए। तभी फैंग हानियों को कॉल करके कहता है कि हम लोग बस स्टेशन के पास मिलने के लिए अग्री किए थे, तुम अभी तक क्यों नहीं आई हो। वो कहती है मैं आ रही हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से बचकर निकल जाती है और वो बंदा कह रहा होता है उसे तो कल सबक सिखाना ही पड़ेगा। वहीं पर मोया उस पर चिल्ला रही होती है कि वो कितना ज़्यादा लेम था, मुझे लगा था कि तुम उसकी हेल्प करने के लिए कुछ और करोगे। उस बंदे ने जो कहा उससे मैं परेशान होने लगी हूँ, ये तो वर्क प्लेस हैरेसमेंट है। फैंग कहता है कि हमें हानियों से डिटेल पूछनी चाहिए। मोया चिल्लाते हुए कहती है ये तो हैरेसमेंट है, उस बंदे को तो सज़ा मिलनी ही चाहिए। तभी फैंग रुक कर उससे कहता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो, उसका हेल्प करना या फिर तुम ये दिखाना चाहती हो कि आखिर तुम्हारे पास कैसा सेंस ऑफ जस्टिस है। तभी मोया उससे पूछती है आखिर हम लोग जा कहाँ रहे हैं। वो कहता है बस स्टेशन के पास हानियों से मिलने। मोया कहती है मुझे तो लगा था कि तुम उसकी बस मदद करने के लिए ये कहे होगे। वो कहता है हाँ मैंने वही किया, बट मैं ये बेट लगा सकता हूँ कि वो हमारा बस स्टेशन के पास इंतजार कर रही होगी, वो अपने लाइफ सेवियर को अकेले इंतजार करने के लिए नहीं छोड़ेगी। तभी वहाँ पर वो दोनों पहुँच जाते हैं, जहाँ पर हानियों उसका हेल्प करने के लिए उसे थैंक्स कहती है और कहती है डिनर मेरे तरफ से। मोया कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन तभी फैंग कहता है डिनर काफ़ी नहीं है। ये सुनकर मोया चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम क्या बक रहे हो। हानियों कहती है तो मैं क्या करूँ, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ जो मैं कर सकती हूँ। फैंग पूछता है तो तुम उस जगह पर काम क्यों कर रही हो। ये सुनकर वो बताने में थोड़ी सी हिचकिचाने लगती है। ये देखकर फैंग कहता है क्या इसका आंसर इतना ज़्यादा मुश्किल है, अभी तो तुमने कहा था कि तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो। हानियों बताती है कि मैं वहाँ पर अपने नेक्स्ट ईयर का ट्यूशन फीस अर्न करने के लिए काम कर रही हूँ, वहाँ का सैलरी काफ़ी अच्छा है। ये सुनकर मोया शॉक्ड होकर कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम वहाँ पर एक्स्ट्रा पॉकेट मनी अर्न करने के लिए काम कर रही हो, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि तुम वहाँ पर अपने ट्यूशन फीस के लिए काम कर रही हो। हानियों बताना शुरू करती है कि जब मैं एलिमेंट्री स्कूल में थी तभी मेरे पेरेंट्स एक बिजनेस ट्रिप के दौरान गायब हो गए थे, इसलिए मैं अपने आंट के साथ रहने लगे। मेरे पेरेंट्स मेरे लिए कुछ पैसे छोड़कर गए थे जो कि मेरे आंट के पास थे, लेकिन रिसेंटली मेरी आंट मुझसे ये कहने लगी कि उसने मुझे पाल पोस के बड़ा करने में वो सभी पैसा खत्म कर दिए, इसलिए अब मुझे मेरा ट्यूशन फीस खुद ही देना पड़ेगा, इसलिए मैं वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ। ये सुनकर मोया कहने ही वाली होती है कि तुम्हारी आंटी झूठ बोल रही है और सभी पैसा वही हड़प ली होगी, लेकिन फैंग उसका मुंह बंद करके उससे पूछता है आखिर वो लड़का कौन था। वो कहती है वो लड़का मेरा कजिन था, उसी ने मुझे वो जॉब दिलवाया है। तभी वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और फैंग उससे कहता है कि तुम्हारी हेल्प करने के बदले हमें रिवॉर्ड मिल गया। ये बोलकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और रास्ते में मोया उससे कह रही होती है कि कौन सा आंट अपनी नीस के साथ ऐसा करती है, और वो बंदा भी काफ़ी लफंगा लग रहा था, वो कैसे ही अपनी ही नीस को हैरास कर सकता है, जैसा माँ वैसा ही बेटा है। इतना बोलकर वो उससे पूछती है कि तुमने उस वक्त कुछ क्यों नहीं बोला था। फैंग कहता है कि मैं स्टोर में अपना कुछ सामान भूल गया, इसलिए मैं उसे लाने जा रहा हूँ और तुम अपने घर जा सकती हो। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं गली में एक बंदे को दिखाते हैं जो हानियों के कजन को एक पिल देते हुए कहता है कि इस पिल से तुम किसी भी लड़की को पा सकते हो। वो उसे लेकर हंसते हुए कहता है कि तुम सिर्फ कल तक का इंतजार करो हानियों डिंग, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मुझसे पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। तभी वो बंदा वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी उसे उस बंदे का चीख सुनाई देती है, इसलिए वो देखने लगता है कि आखिर वो चिल्लाया क्यों। वो बंदा फैंग को देखकर पूछता है कि अब तुम कौन हो। फैंग उसे वो जो खरीदा होता है उसका फोटो दिखाकर उससे पूछता है कि अभी तुमने क्या खरीदा। वो कहता है ये तुम्हारा काम का चीज़ नहीं है। फैंग कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है। तभी वो कहता है ठीक है तुमने मुझे पकड़ लिया, और उससे पूछता है तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। फैंग कहता है अपनी कजन हानियों डिंग से दूर रहो। वो बंदा कहता है तो तुम ही वो बंदे हो जिसने अभी उसे कॉल करके मुझसे बचा लिए थे, मेरे काम में टांग मत अड़ाओ, तुम मुझे उस वक्त आकर रोके क्यों नहीं थे डरपोक कहीं के। ये मेरा फैमिली का इशू है, इसलिए इसमें खुद को इन्वॉल्व करने के बारे में सोचना भी मत। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी फैंग उससे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इस फोटो से ब्लैकमेल करूंगा। वो कहता है कि तुम मुझे हानियों को अकेले छोड़ने के लिए वार्न कर रहे थे, नहीं तो तुम पुलिस को कॉल कर दोगे। फैंग कहता है कि तुम गलत हो, मैं बस ये जानना चाहता था कि आखिर तुमने खरीदा क्या है, और उसे डराते हुए कहता है अगर तुमने हानियों को दोबारा अप्रोच करने का कोशिश भी किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सुनकर वो कहने लगता है कि तुम 24 घंटे उसके साथ नहीं रह सकते हो, जब तुम उसके पास नहीं रहोगे तब तुम क्या करोगे। ये बात वो पूरा करता है कि तभी फैंग उसे एक पंच मार देता है, जिससे वो वहीं पर गिर जाता है। फैंग उससे कहता है कि तुम सिर्फ एक लूजर हो, और वो भी डर्टी माउस के साथ, और उसके मेन पॉइंट पर मारकर उसे एलिमिनेट कर देता है, और उसे वो पिल मिल जाता है जिसे अभी अभी वो खरीदा होता है। उसे देखकर फैंग कहता है कि मुझे लगा था कि तुम इससे भी अच्छी चीज़ खरीदे होगे।
है और उसे कचरा का डब्बा में फेंक कर सोचता है कि अब ये बंदा हानियों को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ देगा और वेवे को कॉल करके उससे कहता है कि क्या तुम मेरे लिए हानियों का आंट का टैक्स पेइंग रिकॉर्ड और सोशल इंश्योरेंस का रिकॉर्ड चेक करके मुझे बता सकती हो। वो कहती है ठीक है, बट तुम पर मेरा एहसान रहेगा। फ्रैंक इसके लिए मान जाता है और वो कॉल कट करके सोचता है कि मैंने फिर से उस पर्सन का हेल्प कर दिया जिसका मुझे हेल्प नहीं करना चाहिए था। मेरा पर्सनैलिटी बदल गया है, लेकिन मैं फिर भी दूसरों का मदद करने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। अभी स्पोर्ट्स फेस्टिवल आने में 1 वीक बच रहा है, तब तक लगता है कि मुझे टाइम पास ही करना पड़ेगा। इसके अगले दिन वेवे उसे बताती है कि हानियों की आंट के सभी फैमिली मेंबर्स जॉबलेस है। वो लोग कोई टैक्स भी पे नहीं करते हैं और कोई इंश्योरेंस भी नहीं खरीदते हैं, लेकिन हाल ही में उन लोगों ने $3 लाख का कार खरीदा है और उन लोगों ने लोन के लिए भी रिक्वेस्ट किया है। ये सब जानकर फ्रैंक कह रहा होता है कि मुझे लग ही रहा था कि हानियों की आंटी के साथ कुछ तो गड़बड़ है, और तभी सॉन्ग अनाउंसमेंट करके फ्रैंक को अपने ऑफिस में बुला लेती है। फ्रैंक उसके पास जाकर कहता है कोई क्वेश्चन है क्या? सॉन्ग कहती है मैं सीधे पॉइंट पर आती हूँ। ये बोलकर वो कहती है कि तुम जितना भी गेम जीतोगे मैं उसके बदले तुम्हें $1000 दूंगी, तो तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? ये सुनकर फ्रैंक कहता है बस इतना ही, मैं तो इससे भी बड़ा चीज का इंतजार कर रहा था। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपकी आंखों में मेरा कोई कीमत है ही नहीं। ये सुनकर सॉन्ग चिल्लाते हुए कहती है कि ये बहुत ही ज्यादा पैसा है, तुम्हें नहीं पता कि कॉलेज ग्रेजुएट को कितना कम सैलरी मिलता है और तुम तो सिर्फ एक नाइब और सिली बंदे हो। फ्रैंक कहता है बट मुझे डर है कि मैं आप पर भरोसा नहीं कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इंश्योर करें ताकि मैं आप पर भरोसा कर सकूँ। वो कहती है मैं मंच पर तुम्हारा इंतजार करूंगी, अगर तुम चैंपियनशिप जीत जाते हो तो मैं उसी वक्त तुम्हें पैसे दे दूंगी। इसके लिए फ्रैंक मान जाता है और वो डील करके वहाँ से जाने लगता है। और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड